हेलो बच्चों, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग खुश होंगे और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में आगे बढ़ रहे होंगे। बच्चों देखिए, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एनसीईआरटी का कक्षा 9th क्लास का मैथ का बुक पढ़ेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी का। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग 9 और 10 के पूरा जो किताब है सिलेबस कवर करेंगे। इसलिए आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इस चैनल के माध्यम से पूरा मैथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, बिना किसी शुल्क के। आप लोगों को शुल्क नहीं देना है, 1 रुपया भी शुल्क नहीं देना है बच्चों। आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिए और दूसरे छात्रों को भी बताइए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा तो होगा, लेकिन आप लोग को जब समझ में आए तो भी वीडियो देखिएगा और अच्छा लगे तभी इसको लाइक कीजिएगा। पहले लाइक मत कीजिएगा, ठीक है ना? और तभी सब्सक्राइब भी कीजिएगा जब वीडियो आपको अच्छी लगे तब। और वीडियो को फुल वॉच कीजिए पूरा, ठीक ना? और आज से हम आपको इस चैनल के माध्यम से हम गणित पढ़ाएंगे। कक्षा 9 और 10 पूरा हम लोग इसमें पढ़ेंगे कोर्स, और साथ साथ में इसमें फिजिक्स भी पढ़ेंगे, अन्य विषय भी पढ़ेंगे, और लेकिन मैथ का आपको पूरा कोर्स कराया जाएगा बिना किसी शुल्क के। तो बने रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। चलिए देखिए, हम एनसीईआरटी जो है राजीव प्रकाशन का बुक पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में देखते हैं। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, तो संख्या पद्धति क्या होती है? ये संख्या पद्धति संख्याओं का एक लिखने की व्यवस्थित क्रम प्रणाली होता है। ठीक ना? संख्याओं को लिखने का एक व्यवस्थित क्रम प्रणाली होता है, सिद्धांत होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक है, थोड़ा आप लोग शुरू में बोरिंग तो लगेगा, लेकिन आप लोग अगर ध्यान से सुनते हैं और ध्यान से इस वीडियो को देखते हैं तो हम आशा करते हैं कि इसमें अन्य जगह आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप पूरा अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, जहाँ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट करके हमको बताइए। ठीक है ना? तो चलिए, संख्या पद्धति क्या है? यह संख्या पद्धति उसे कहते हैं जो संख्याओं को क्रम व्यवस्था के रूप में क्रम व्यवस्थित करके लिखने का एक व्यवस्थित प्रणाली है। ठीक है ना? एक सिद्धांत है, एक सिस्टम है, एक तरीका है। यही समझ लीजिए, संख्याओं को एक लिखने का तरीका है, सिस्टम है, प्रणाली है, एक विधि है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे प्रकृति संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ये सभी हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक ना? आइए हम नोट के माध्यम से बताएंगे आपको और हल करके बताएंगे सभी आपको। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में सबसे पहले आप लोग क्या देखेंगे? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। ठीक है ना? जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो प्रकृति संख्या क्या होती है? जिन संख्याओं से गिनती की जाती है प्रकृति संख्या कहलाती है। यानी कि जो संख्याओं से हम क्या करते हैं? गिनती कर सकते हैं, यानी किसी वस्तुओं को गणना करने की सहायता लेते हैं। ठीक है ना? जब कोई भी वस्तु हो, अगर हम उस वस्तु को गिनने के लिए उसका सहयोग करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिए, जिन संख्याओं से गिनती की जाती है, गणना की जाती है, वह प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 आदि, और भी आगे भी हो सकता है। ठीक है ना? पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं?
होल नंबर। तो प्रकृति संख्या के साथ जीरो सहित सम्मिलित परिवार को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि जो आपका ऊपर जो लिखा गया है प्रकृति संख्या, तो प्रकृति संख्या के साथ अगर जीरो लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? जीरो। तो जीरो सहित सभी प्रकृति संख्याओं को या जीरो सहित सम्मिलित प्रकृति संख्याओं के संग्रह रूप को ही हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, तो प्रकृति संख्या के साथ जीरो सहित सम्मिलित परिवार को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4, यानी कि जो संख्या प्रकृति संख्या जिसको कह रहे हैं, उसी के आगे पहले अगर जीरो लगा देते हैं, जीरो सहित कर देते हैं, जीरो से शुरू कर देते हैं, तो वही क्या बन जाती है बच्चों? वही बन जाती है आपकी पूर्ण संख्या। और पूर्णांक, पूर्णांक किसे कहते हैं? सभी पूर्ण संख्याओं के तथा प्रकृति संख्या के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। यानी कि जो भी इसमें आपका प्रकृति संख्या है और पूर्ण संख्या है, इन दोनों को संग्रह रूप को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकृति पूर्णांक संख्या कहते हैं। उधर ऊपर पढ़े पूर्ण संख्या में कि जीरो सहित प्रकृति संख्याओं के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। और ये पूर्णांक में क्या कहेंगे कि सभी पूर्ण संख्या के, सभी पूर्ण इसमें आ गया, क्या गया? सभी पूर्ण संख्या के तथा प्रकृति संख्या के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। अब देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर इसमें पूर्ण संख्या भी आ रहा है और प्रकृति संख्या भी आ रहा है, लेकिन इसमें पूर्ण संख्या तो 0 1 2 3 हो गया, और प्रकृति संख्या 1 2 3 4, यानी कि इसमें धन पूर्णांक भी है और ऋण पूर्णांक भी है, याद रखिएगा। तो पूर्णांक कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार का, एक धन पूर्णांक होता है और एक ऋण पूर्णांक होता है। ठीक है ना? तो देख लीजिए यहाँ पर 0 1 2 3 ये धन पूर्णांक हो गया, और -2 -1 -2 -3 -4 ये क्या हो गया? आपका ऋण पूर्णांक हो गया। ठीक है बच्चों, जहाँ भी नहीं समझ में आएगा पूछिएगा, कमेंट करिएगा आप लोग। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हो, ऐसी संख्या हो जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हो, और जहाँ पर Q डज नॉट इक्वल देन 0 हो, यानी कि Q का मान नीचे वाला जोन बा, नीचे वाला जो अक्षरिया Q यहाँ पर शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? अगर शून्य होगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो ये Q का मान शून्य नहीं होता है, लेकिन वह क्या हो? भिन्न के रूप में लिखी गई हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहते हैं। अब प्रत्येक पूर्णांक भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा, ये भी याद रखिएगा। प्रत्येक पूर्णांक संख्या भी परिमेय संख्या होती है। इसमें हम लोग आगे और सवाल लगाएंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है ना? अपरिमेय संख्या वह संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखे जा सकती है, वह संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हो, यानी कि भिन्न के रूप में नहीं लिखी जा सकती हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है ना? तो अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे इसमें भी Q डज नॉट इक्वल देन 0 होता है, जहाँ पर Q का मान क्या हो? 0 नहीं होता है। जैसे में √2 √3 √5 और पाई, इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो ये संख्या पद्धति का नियम था दोस्तों। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है ना? और क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है आपका लेसन हम फर्स्ट पढ़ेंगे, प्रश्नावली नंबर 1। ठीक है ना? पूरा आपको सिलेबस कवर किया जाएगा और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों। तो आप लोग बच्चों, अगर आप 9th क्लास में पढ़ते हो तो इसका लाभ उठाइए, पढ़िए। अगर आप लोग 9th क्लास से ऊपर हैं, चाहे आप अभिभावक हैं, आप अपने बच्चों को बताइए कि इस चैनल के माध्यम से NCERT का कोर्स, संपूर्ण कोर्स कराया जाता है
और बिना किसी शुल्क के। आप आनंद पूर्वक पढ़िए, आराम से पढ़िए, बहुत अच्छे तरह से पढ़िए, ठीक है। और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए, अपने जीवन में सुधार लाइए। देखिए प्रश्नावली 1.1 यहाँ पर दिया है कि नीचे दिए गए कथन सहित कथन सत्य है या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रत्येक पूर्ण संख्या दिया है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो हम लोग ये क्वेश्चन को 1 से 3 तक क्वेश्चन हम पूरा करेंगे, यहाँ से और यहाँ तक, और बाकी जो बचेगा उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग को बताएंगे। चलिए आगे हम चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं प्रश्नावली पर। देखिए प्रश्नावली 1.1 कहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्रकृत संख्या होती है। अच्छा, ये अभी हम लोग परिभाषा पढ़े कि वह संख्या जिस संख्याओं से हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं, वस्तुओं की गिनती कर सकते हैं, उसको हम लोग प्रकृत संख्या कहते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये इसमें तो जीरो भी सम्मिलित है, तो जीरो से हम वस्तु की गिनती नहीं शुरू करते हैं, 1 से करते हैं, ठीक है ना। यह क्या होगा? असत्य होगा। क्या होगा? असत्य। असत्य हो जाएगा, असत्य। यानी कि इसमें जीरो भी होगा। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या यानी कि पहले हम जीरो से शुरू करेंगे तो जीरो होगा तो नहीं होगा ये, ठीक है ना। आगे देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक जो होता है एक परिमेय संख्या होती है, ये बात सही है। यानी कि प्रत्येक पूर्णांक, जैसे मान लो यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो ये क्या है? यह क्या है? यह पूर्णांक है, और पूर्णांक है ये, तो यह परिमेय संख्या भी, क्योंकि 1 है ये, तो 1 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख देंगे। ये क्या हो गया? P/Q के रूप में हो गया। बोलिए, ये P/Q के रूप में हो गया। तो यह जो होगा परिमेय हो गया। 2 है, 2, तो 2 के नीचे भी कुछ नहीं है। अगर हम 2 के नीचे 1 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? यह भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। भिन्न के रूप में हो गया तो परिमेय संख्या हो गई। इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। कन्फर्म हो गए आप लोग? चलिए आगे देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। यह कोई ज़रूरी नहीं है बच्चों कि जो प्रत्येक परिमेय संख्या है एक पूर्णांक है। अब मान लो कि यहाँ पर रूट में 4 है, रूट में 4 है, तो ये पूर्णांक है, रूट में है 4, यह पूर्णांक नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा? असत्य हो गया। असत्य हो गया। लेकिन ये परिमेय संख्या है। क्या हो गया? परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। जो अभी वर्तमान स्थिति में दिखाई दे रहा है वो पूर्णांक नहीं है, कर्णी में है। कर्णी में है तो यह क्या हो गया? पूर्ण रूप से पूर्णांक नहीं है। लेकिन जब इसका वर्ग कर देंगे तो अब क्या हो जाएगा? यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये प्रत्येक पूर्णांक जो होता है एक परिमेय संख्या, ये प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, ये कह रहा है। तो ये तो परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं है, इसलिए क्या होगा? असत्य होगा। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यह कोई जरूरी नहीं है, ठीक ना। ये प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पर जो अभी ये क्वेश्चन देखे तीसरा, तो असत्य हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये कह रहा है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो होती ही है, ये सही है। यहाँ पर लिख देंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, और 1 भी हो सकता है, 4 है, तो ये क्या है? प्राकृतिक संख्या है, और प्राकृतिक संख्या के साथ एक पूर्णांक भी है, तो यह क्या हो गया? सत्य है। यह कथन जो है सत्य है, ये सही कहा है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये कह रहे कि प्रत्येक पूर्णांक एक जो है
पूर्ण संख्या होती है, तो यह जो होगा असत्य हो। क्यों? क्योंकि इसके साथ मान लो कि प्रत्येक पूर्णांक अगर हम ले लें तो जीरो भी होगा, जीरो। तो जीरो एक क्या है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, तो प्रत्येक पूर्णांक एक क्या हो गया? पूर्ण संख्या है। तो ये जीरो तो है, तो जीरो को हम लोग क्या मानेंगे? ना तो धनात्मक भी मानेंगे और ना ही ऋणात्मक भी मानेंगे। ठीक है, तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यह जो होगा असत्य हो जाएगा। ठीक ना, असत्य। फिर प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यह भी कोई ज़रूरी नहीं कि प्रत्येक परिमेय संख्या जो है एक पूर्ण ही संख्या हो। मान लीजिए यहाँ पर 4/3 है, ये क्या है? एक पूर्ण संख्या है नहीं, लेकिन यह क्या है? परिमेय संख्या है। यह क्या हो गया? असत्य, असत्य हो गया। ठीक है, फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन है। नंबर दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या एक शून्य परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है, जहाँ Q डज नॉट इक्वल देन 0। यहाँ तक तो बात सही आ रही है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, शून्य, हाँ शून्य, हाँ परिमेय, हाँ परिमेय संख्या है, संख्या है। ठीक है, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या तो है। ठीक है, और यह जो है शून्य परिमेय संख्या है, और इसे यह भी कह रहे, क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? लिखा सकता है। हाँ देखिए, यहाँ पे जीरो है, जीरो के नीचे हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। जीरो है तो इसके नीचे 3 भी लिख सकते हैं, और जीरो है तो 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक P/Q के रूप में, यानी कि परिमेय संख्या के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या कह रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्या दिया है, ठीक ना, दो संख्या दिया है। यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, दो संख्या दिया है, 3 और 4 के बीच में 6 गो परिमेय संख्या लिखना है। दोस्तों ये कैसे लिखेंगे आप? इसके लिए लिखने के लिए आप आप तो a+b/2 के a+b/2 के रूप में भी लिख सकते हैं। एक सूत्र यहाँ पर है, सूत्र a+b/2, ये परिमेय संख्या का सूत्र है। ये दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। इससे भी निकाल सकते हैं। एक होता है n+1 से, या ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो हम इससे निकालेंगे n+1 से आसानी से। यहाँ पर 6 कहा है ना, कितना संख्या का है? 6। तो हम कर देंगे, 6 कहा है तो n+1 से निकालेंगे, इस सूत्र से, इससे। ठीक ना, n+1, तो ये हो जाएगा बराबर 6 + 1 बराबर 7। 7 आया ना, कितना? 7। जितना कहेगा उससे एक अधिक हो जाएगा, ले लेंगे। तो 7 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, कितना? 7 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो हम 3 में क्या करेंगे? 7 से भी नीचे भी भाग करेंगे, गुणा करेंगे, और ऊपर भी गुणा कर देंगे 7। और यहाँ पर 4 है तो 4 × 7 कर देंगे, अब बटा में क्या करेंगे? 7 करेंगे। तो आगे हो जाएगा यहाँ पर कितना? देखिए ये 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 21/7। ये कितना हो जाएगा? और देखिए 4 × 7 28, 28/7 ये हो जाएगा। तो अब 21 और 28 है ना, तो 21 के बाद 21 के बाद क्या पड़ेगा? 21 के बाद देखिए 21 है ना, 21 के बाद 28 से पहले 6 गो संख्या ढूंढ लेना है। 21 के बाद क्या आएगा? 22 आएगा। कितना आएगा? 22। 22 के बाद 23,
24, 25, 26, 27 को हुआ 1 2 3 4 5 6 हुए 6 हो गया। ठीक है, इसी के नीचे लिख देंगे 7 बटा 7 बटा 7 बटा 7 बटा में 7 बटा में 7। यही क्या हो जाएगा, आपका 6 वो परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से आप निकाल देंगे। इस तरह से निकालेंगे तो बहुत आसान तरीक़ा से निकाल सकते हैं। इस तरह से इस सूत्र पर करेंगे ना तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपको सलाह दिया जाता है कि इसी सूत्र पर करिए। जितना कहेगा उससे एक और क्या करेंगे, एक और अधिक लिख लेंगे इस सूत्र, यानी कि 6 का है तो 6 यहाँ पर लिखेंगे और 6 + 1 कर देंगे बराबर 7 हो जाएगा। ठीक है ना, और उसके बाद 7 से इसमें और इसमें इस 7 से गुणा भी करेंगे और भाग भी करेंगे, और उसके बाद दोनों का हर बराबर हो जाएगा समान हर करके। और इसके बाद ये पहला वाला जो अंक है इसके आगे ले लेंगे 5 गो 5 गो 4 को होगा तो 4 गो। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग निश्चित ही क्या करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और फिर हम लोग इसी तरह से अगला वीडियो बनाएंगे हम, और आप लोग देखेंगे, और इस पे चैनल पर आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। ठीक है ना, आपको इस पे किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लगेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलना है दोस्तों। ठीक है, और जो बेल आइकन को जरूर ही दबा लीजिएगा कि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।